हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट यानी कि 1 to 5 लेवल 1 का सीडीपी का सेशन है। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये चौथा सेशन है यानी सेट 4 सेशन है। तो सेट 3 तक का सेशन मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आज का जो सेशन है वो सेट 4 सेशन है सीडीपी का 1 to 5 लेवल के लिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हु अमोंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी? डोनाल्ड, मिलर या पियाजे या वेन ड्यूरा या वाल्टसन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेन ड्यूरा और वाल्टर्स। वेल्ड्यूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये याद रखना है। ठीक है, अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के भाषा में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला प्रश्न अगला ये है ऑप्शन, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और के स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कथन सत्य नहीं है। यानी विकास के संबंध में यह कथन सत्य नहीं है कि किसी भी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर सकते हैं? संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रेंस अचीव कंजर्वेशन? संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा संरक्षण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इस अवस्था में बालक क्या होता है, सही अनुपात का अंतर, आकार, भार तथा क्रम आदि को भी समझने लगता है। इसके साथ ही इस अवस्था में भाषा संप्रेषण योग्यता का भी विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? डैश इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटिव या ऑपोजिशनल सोशलाइजेशन। शैशवावस्था को या बाल अवस्था को या किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल अवस्था यानी चाइल्डहुड। बाल अवस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है तथा दूसरों के साथ समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण भी उन्हें पनपने लगता है। तो इस आयु के बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग अलग रहने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कहा जाता है। इस ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विस्टिज्म? जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्य अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। भाषा के अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्य अवस्था का चरण संवेदनशील होता है। बच्चे के जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु तक अवस्था को प्रारंभिक बाल अवस्था कहा जाता है, यानी कि जन्म से लेकर के 0 से लेकर हम 8 कह सकते हैं। तो इस आयु को क्या प्रारंभिक बाल अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे को जिस भी भाषा में सिखाया या बताया जाता है वे उसी भाषा को समझने एवं सीखने लगता है, क्योंकि उन्हें इस अवस्था में किसी भाषा के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता। उनके सामने जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है वे उसी भाषा को ग्रहण करने लगते हैं। अतः भाषा अर्जन के संबंध में यह एक संवेदनशील क्या होता है, चरण होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार
कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिंग टू रिकोनाइज एंड डिफ्रेंशिएट ऑब्जेक्ट इन देयर इन्वायरमेंट? इंद्रिय जनित गामंग अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में बालक अपने परिवार की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। और पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग में है। संज्ञात्मक विकास एक निश्चित अवस्था में क्रम में होता है। उन्होंने संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है, एक था इंद्र जनित, ठीक है, और दूसरा था गामक अवस्था, तीसरा है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। याद रखना है, इसीलिए ये ऑप्शन 2 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। परिवार, आस पड़ोस, धर्म, अभिभावक, स्कूल, धर्म, परिवार, स्कूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्कूल और धर्म। स्कूल, रिलीजियन। स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। ये क्या है? सेकेंड फैक्टर है। याद रखना है, सेकेंड फैक्टर है। परिवार और आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण का प्रथम फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम अपने घर, परिवार और आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। इसके पश्चात जब वे स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो उनके समाजीकरण का दायरा बढ़ता है और वे अन्य लोगों से मेल जोल के साथ साथ अपने धर्म से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? Presently, child-centered education is emphasized. Which of the following is not a characteristic of child-centered education? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ए चाइल्ड हुज chronological age of 15 years and mental age is 18 years will have an intelligence quotient IQ of 100, 110, 120, 140। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 120। सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन किया था। याद करना है, बुद्धि लब्धि विधि जो होता है सबसे पहले कौन किया था? टर्मन ने। ठीक है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार बुद्धि लब्धि को बच्चों की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करने तथा 100 से गुना करने पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं IQ बराबर मानसिक आयु बटा कालाकुटुंब आयु। मानसिक आयु क्या था? 18 और उसका बालक का जो आयु था वो क्या था? आपका 15। इसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका जो IQ निकलेगा वो 120 निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। जो बुद्धि भी एक प्रकार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उसके बाद अगला है, उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 नंबर है। अगला प्रश्न है, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि लर्न हेल्पलेसनेस इज एक्सपीरियंस व्हेन अ स्टूडेंट बिलीव्स दैट। क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है।
शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। जैसे कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। यदि शैक्षणिक गतिविधियों को ठीक ढंग से संचालित किया जाए तो अधिगम असहायता लाचारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए अधिगम का तात्पर्य सकारात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया से लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं तो वो अपने आप को असहाय लाचारी महसूस होता है उसको। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय थॉर्नडाइक? तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या सीखने का प्रबलन सिद्धांत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने का प्रबलन सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने का प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने नहीं बल्कि कौन किया था? C.L. हल ने किया था। C.L. हल ने किया था। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो बच्चों के सीखने के सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत तथा प्रभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, ना ही सीखने के प्रबलन सिद्धांत पर। ठीक है, तो सीखने के प्रबलन सिद्धांत पर कौन किसने किया था? C.L. हल ने किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। या पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। यह कथन सत्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो उपयुक्त में से यह कथन सत्य है कि सामान्यतः स्त्रियों का हस्तलेखन जो होता है ना पुरुषों की अपेक्षा सुंदर होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होती है जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। यहाँ पे जो कथन सत्य है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? वाइल फॉर्मुलेटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 emphasize the importance of सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेधन और बार-बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना या उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा जो है करते समय राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के महत्व पर बल देती है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना आदि है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 का मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट वर्डन है, यानी कि इसका क्या सूत्र होता है? लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गति कौशलों के अधिगम योग्यता कहलाती है। लर्निंग डिसएबिलिटी इज मोटर स्किल इज कॉल्ड डिस्फेजिया, डिस्फेक्शिया या डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डिसफ्रैक्शिया, यानी कि गति कौशल में अधिगम योग्यता डिस्फ्रैक्शिया कहलाती है। यह अप्रेक्शिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो सकता। वह अपने हाथ एवं आंखों के मध्य समन्वय एवं संतुलित स्थापित नहीं कर पाता। डिस्फ्रैक्शिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है। इससे सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंसरी इंट्रीगेशन डिसऑर्डर।
इस ऑर्डर भी कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया को, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट अचीवमेंट? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, यूज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इसके लिए कई विधियों को अपनाना चाहता है जैसे, लेकिन ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग छात्र की उपलब्धि के लिए मूल्यांकन हेतु सबसे उत्तम होता है। इसे 2 नंबर जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू इमिटेट एंड रिपीट इंडिकेट्स टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या वृद्धावस्था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। दूसरों के व्यवहार और क्रियाकलापों का अनुकरण कर सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है। जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास की विभिन्न अवस्थाएं शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, यहाँ पे उद्देश्य नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमेशा शिक्षक केंद्रित नहीं बाल केंद्रित कार्यकलाप होना चाहिए। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित लिख दिया है तो यही ऐसे ही ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वास्की के अनुसार यह वाक्य 4 to 5 years old children often talk to themselves. According to Levatsky, this speech उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है या उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, यानी कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। जैसे कि 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे जो होते हैं ना अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वास्की के अनुसार यह वाक्य उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। यह साधारण बातचीत बालकों को स्व निर्देशन में सहायता प्रदान करती है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी यह आत्म बातचीत अंतरीकृत होकर आंतरिक संभाषण में परिवर्तित हो जाती है, जो आगे अवस्था में चिंतन के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? You use visual aids to simplify learning in your classroom. In such a case, which students will benefit the least? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं और जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। अधिगम को सरल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली इन सामग्री में सबसे कम लाभ उन छात्रों को होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का शीघ्र ही समझने की क्षमता रखते हैं। दृश्य सामग्री में उन साधनों को सम्मिलित करते हैं जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियां का प्रयोग होता है। इनके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, कक्षा में दृश्य सामग्री से पढ़ने के समानता स्तर एवं निम्न स्तर के छात्रों को सबसे अधिक लाभ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना।
सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता होती है ना जिससे वह किसी नए विचार या नई वस्तु का निर्माण करता है या किसी नई वस्तु की खोज करता है। एक शिक्षक को प्रत्येक छात्र के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना चाहिए और उन्हें प्रश्न करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र में सृजनात्मकता का क्या होता है, विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में डैश नामक अन्य राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाने का प्रावधान किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposed the setup of a new national assessment center named DAS as a standard sitting body for evaluating students' progress. उड़ान, परख, पंख या प्रगति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परख। ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति में मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना क्या की गई जाने का प्रावधान है। साथ ही छात्रों की प्रगति मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू ग्रैब लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल विथ हैंड्स एंड लेटर लर्न्स टू पिक अप अ पी यूजिंग अ पिंसर गैप। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स डज दिस एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख या साम्य धारण या संरक्षण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक बच्चे द्वारा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है, तब पश्चात वो चिमटी पकड़कर प्रयोग करना मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, विकास केवल अनुमानसिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विकास केवल अनुमानसिकता से प्रभावित होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो 2 नंबर करेक्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार एवं न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो? एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग टू इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट ह्यूमन राइट एंड जस्टिस आर paramount even if they conflict with social law? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार एवं न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। क्या है? छठी अवस्था है ये। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानव अधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ से द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वह निर्णय जोखिम भरा ही क्यों न हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 में और सूची 2 में दिया गया है। सूची 1 में दिया है सृजनशील बालक, मौलिक चिंतन, प्रतिभावान बालक, अधिगम की मंद गति, मंदबुद्धि बालक, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, पिछड़ा बालक, समाज विरोधी कार्य प्रवृत्ति। तो यहाँ पे इसके कूट दे दिए गए हैं। तो कूट 1 में दिया है A1 B2 C3 D4 और 2 में दिया है A1 B3 C2
D4, और 3 में दिया है A2 B1 C4 D3, और 4 में दिया है A3 B1 C2 D4। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि A1 फिर 3 2 और 4, यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन के अनुसार 2 नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ए का 1, ए का यानी सृजनशील बालक 1 बिल्कुल सही है। प्रतिभावान बालक, यहाँ पे बी का जो होगा वो 3 होगा, यानी सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, और सी का जो होगा ये 2 होगा, यानी अधिगम की मंद गति, और डी का जो होगा ये पिछड़ा बालक का समाज विरोधी कार्य प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एजुकेशनल यूटिलिटी टू एक्सपीरियंटियल लर्निंग थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है, यानी कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक योग्यता यही होगा कि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय इंक्लूडिंग। केवल प्रतिभाशील शिक्षार्थियों, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, या केवल सामान्य शिक्षार्थियों, या सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, यानी कि समावेशी शिक्षा सामान्य एवं अधिगम अक्षम को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है। ऑप्रेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया या अफेजिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑफ्रेक्सिया, यानी कि ऑफ्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार होता है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में समृद्ध सूक्ष्म गति कौशल, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की जो क्षमता होती है उसमें नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम की क्षति के कारण होता है। सेरेब्रम की क्षति के कारण यह बीमारी होती है, यानी कि ऑप्रेक्सिया इसका राइट आंसर है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है, ये निर्देशित करता है? विच वैल्यू डायरेक्ट द एम्स ऑफ एजुकेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 डॉक्यूमेंट। सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय एवं समानता, या सामाजिक न्याय एवं समानता, या राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सामाजिक न्याय एवं समानता। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी 2005 का उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ व्यक्त संसार द्वारा इसकी विकृति का खतरा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस सेशन को जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।